हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम CGPSC, CG व्यापम या फिर जो SI मेंस का एग्ज़ाम होगा या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर UPSC भी आप ले सकते हैं या किसी भी स्टेट PCS का जो एग्ज़ाम होता है उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिकली इस वीडियो को मैं जो CGPSC मेंस का सिलेबस है, ठीक है ना, जो कि मेंस का सिलेबस का पेपर नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें रसायन विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसके इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस रसायन विज्ञान के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है कार्बनिक यौगिक, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंदर हम देखेंगे कृत्रिम बहुलक। हम बहुलक जानेंगे कि बहुलक क्या है, कितने टाइप के होते हैं। पॉलीथीन के बारे में जानेंगे, ठीक है, पॉलीथीन। फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में जानेंगे, टेफ्लॉन, प्लास्टिक क्या होता है, और अंत में हम देखेंगे कि साबुन और अपमार्जक क्या होता है, उसके कार्य कैसे होते हैं, माइसेल क्या होता है, माइसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम इन सारे चीज़ों को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये वीडियो जो है पेपर नंबर 4 के लिए या फिर साइंस जहाँ भी पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे और बने रहिए वीडियो के अंत तक। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से मेंस के लिए चल रही होगी। जिस किसी का भी मेंस का मतलब जो मेंस इस बार नहीं दे पा रहे हैं या फिर जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, वे भी इस वीडियो को देखें और एक नोट्स बनाते चलें, क्योंकि एक प्रॉपर नोट्स जो है मेंस के रिवीजन के समय हमको नहीं मिलता और इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन छोटे टॉपिक्स, छोटे वीडियो के माध्यम से आपका मेंस का सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुलक क्या होता है। बहुलक को इंग्लिश में हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। और हम देखेंगे कि बहुलक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनको हम एग्जांपल्स के साथ भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे चाहता तो ये पूरा ये लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं समझा देता, परंतु मैं इसलिए इसको लिखा हूँ ताकि आप खुद भी नोट डाउन करते चलें, ताकि आपको मेंस में लैंग्वेज की कमी ना महसूस हो। ठीक है, कि क्या लिखना है। हमको कई बार पता तो सब होता है, परंतु हम लैंग्वेज के एक प्रॉपर वर्डिंग के अभाव के कारण हम लिख नहीं पाते। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ यहाँ पे लिखा हो और आपको पढ़कर समझने में और लिखने में, नोट डाउन करने में आपको आसानी हो। ठीक है ना, देखिए पॉलीमर के बारे में हम जानते हैं। पहले समझते हैं, वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणु भार वाले एक बड़ा अणु बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं या फिर बहुलीकरण कहलाता है वह प्रक्रम। ठीक है, तथा बना यौगिक इस प्रक्रिया में, मतलब बहुलीकरण के प्रक्रिया में जो यौगिक बनता है उसको हम बहुलक कहते हैं। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात ऐसे समझिए कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारा छोटे छोटे सरल अणु को हम कहते हैं एकलक भी कह सकते हैं। ठीक है, एकलक, इंग्लिश में इसको कहा जाता है मोनोमर। ठीक है ना, एकलक या फिर मोनोमर, मतलब बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे एकलक या फिर मोनोमर एक दूसरे से संयोग करते हैं, जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद एक बड़ा या उच्च अणु भार वाला एक बड़ा अणु बनाते हैं। इस बड़ा अणु को ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कह देते हैं। ठीक है, तो मतलब एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कह देते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अब हो, देखिए अब एकलक कोई एक ही प्रकार के नहीं, एक से ज़्यादा प्रकार के भी एकलक वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए कि ये बूंदी के छोटे छोटे बूंदी हैं, ठीक है ना, ये सब जो अलग अलग जो ये बूंदी हैं, ये सब एकलक कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, एकलक। लेकिन जब ये आपस में एक दूसरे से संयोग करके, जब एक बड़ा सा, ये सब आपस में संयोग करके एक बड़ा सा इसका लड्डू बन जाएगा बूंदी का। ठीक है, तो जो बूंदी का लड्डू बना ये हो गया हमारा बहुलक। ठीक है, पॉलीमर बना। और जो ये अलग अलग जो बूंदी थे वो क्या कहलाए, एकलक कहलाए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बहुलीकरण किसे कहते हैं, बहुलक क्या होता है और एकलक क्या कहलाता है। ठीक है ना, देखिए अब जो बहुलक होता है बहुत तरीके के, मतलब बहुलक जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा जो होता है संश्लेषित बहुलक। इसको हम नेचुरल पॉलीमर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। मैं इंग्लिश का लैंग्वेज को या वर्ड्स को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सुविधा हो। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक को हम नेचुरल बहुलक या फिर नेचुरल पॉलीमर भी कहते हैं, और जो संश्लेषित बहुलक है इसको हम कृत्रिम बहुलक, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको चाहे तो हम आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल, या फिर इसको मैन मेड कह सकते हो, या फिर सिंथेटिक भी कहा जाता है, सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। देखिए प्राकृतिक बहुलक क्या है, जो प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जो प्रकृति में विद्यमान हो,
ऐसे बहुलक जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे तो जो प्राकृतिक रबर होता है, ठीक है, नेचुरल रबर, ठीक है, प्राकृतिक रबर हो गया। फिर अगर आप ऊन देखेंगे तो ऊन भी क्या है, एक तरह का प्राकृतिक बहुलक ही है। ऊन के बाद रेशम, जो हमारे सिर के बाल होते हैं ना, बाल, वो भी क्या है, एक तरह का प्राकृतिक बहुलक ही है, ठीक है। और देखेंगे तो सेल्यूलोज, जो जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके कोशिकाओं के जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो सेल्यूलोज भी क्या है, एक तरह का प्राकृतिक बहुलक ही है, ठीक है ना। और अगर देखेंगे तो प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन भी एक तरह का बहुलक हो गया। आरएनए, डीएनए, ये सब के सब जो है क्या है, एक तरह के प्राकृतिक बहुलक होते हैं, ठीक है ना। स्टार्च भी आपने सुना होगा, मंड हिंदी में कहते हैं, स्टार्च या फिर मंड इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक बहुलक। एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि जो प्राकृतिक रबर होता है ना, प्राकृतिक, क्योंकि ये प्राकृतिक रबर तो एक बहुलक है, ये किसी न किसी एकलक से मिलकर बना होगा। तो जो प्राकृतिक रबर है उसका जो एकलक है उसको हम कहते हैं आइसोप्रीन, ठीक है। मतलब जो प्राकृतिक रबर होता है ना वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका? आइसोप्रीन का। देखिए जो प्राकृतिक रबर बनता है वो किसका? आइसोप्रीन से बना होता है, ठीक है। आइसोप्रीन इसका एकलक हो गया। तो जो प्राकृतिक रबर होता है ना उसमें सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। किसमें? ये जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें सल्फर मिलाया जाता है और सल्फर को मिलाकर, ठीक है, उसको गर्म किया जाता है, ठीक है ना। सल्फर मिलाने की प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन भी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में वल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो आइसोप्रीन से बना प्राकृतिक रबर, और प्राकृतिक रबर में हम सल्फर मिलाएं और सल्फर मिला के उसको मजबूती प्रदान करने की क्रिया को ही हम वल्कनीकरण या फिर वल्कनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया पूरा प्राकृतिक रबर हो गया, सॉरी प्राकृतिक बहुलक के अंदर आ गया। अब संश्लेषित बहुलक या फिर कृत्रिम बहुलक या फिर सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, तो ये जो होता है मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, मैन मेड होता है, इसलिए हम इसको सिंथेटिक, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड पॉलीमर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब जो कृत्रिम बहुलक है इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक आप ले लीजिए, ठीक है। प्लास्टिक भी क्या होगा? एक तरह का कृत्रिम बहुलक ही होगा। और अगर देखना है तो जैसे यहाँ पे प्राकृतिक रबर था तो इसी में हम लिख सकते हैं कृत्रिम रबर, ठीक है ना, जो सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक रबर जो है उसका एकलक क्या था? आइसोप्रीन था। वहीं जो कृत्रिम रबर है इसका जो एकलक होता है वो नियोप्रीन होता है, ठीक है ना, नियोप्रीन होता है, ठीक है। और देखिए और क्या क्या हो जाएगा इसमें, जैसे नायलॉन आपने नाम सुना होगा, नायलॉन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, ठीक है, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जो है कृत्रिम बहुलक है, पॉलिस्टर इत्यादि, ठीक है, इत्यादि, ये सब जो है कृत्रिम बहुलक है। और इसके अंदर हम सबसे पहले कृत्रिम बहुलक के बारे में ही जानने वाले हैं, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक के बारे में इतना चीज़ पर्याप्त था, अगर आता है एग्जाम में तो 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब एकदम से याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम जो संश्लेषित बहुलक है या कृत्रिम बहुलक है उनकी हम बारी बारी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है ना। आप ये सब कुछ चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी करते चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिक भी क्या है? एक तरह का कृत्रिम या फिर सिंथेटिक बहुलक ही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक के प्रकार क्या होते हैं, हमको देखिए बताना है। देखिए, जो प्लास्टिक होता है ना वो एथिलीन, प्लास्टिक जो होता है एथिलीन या फिर कह लीजिए प्रोपिलिन, एथिलीन या फिर प्रोपिलिन इत्यादि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। प्लास्टिक जो होता है एथिलीन या फिर प्रोपिलीन, इन सब की तरह ही जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलीकरण से प्लास्टिक बनाया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा हूं कि जो प्लास्टिक होता है वो एथिलीन या फिर प्रोपिलीन जैसे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसके बहुलीकरण से प्लास्टिक को तैयार किया जाता है,
ठीक है। जैसे एथिलीन की अगर इसका केमिकल फॉर्मूला देखना चाहें एथिलीन का, तो एथिलीन का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथिलीन। तो क्योंकि एथ यहाँ पे है 2 कार्बन होना चाहिए, तो एथिलीन का इसमें 2 कार्बन के साथ हो गया, और इन लगा हुआ लास्ट में तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हो गया एथिलीन। इसी तरह अगर प्रोपिलीन की अगर बात करें तो इसमें 3 कार्बन होना चाहिए, ठीक है, 1 2 और 3। इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए। अब देखिए ये CH3 CH और यहाँ डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे CH2, तो ये जो बन गया क्या बन गया, प्रोपिलीन बन गया। तो ये देखिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जिस किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर में रखते हैं। तो प्लास्टिक जो है ये एथिलीन और प्रोपिलीन इन दोनों के बहुलीकरण से बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आएगा कि अब प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना। 2 तरह का थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने के बाद मुलायम होकर पिघल जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने के बाद मुलायम होकर पिघल जाते हैं, और पिघल के तो इस प्रक्रिया को मतलब ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का जो प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक, उसको हम कई बार क्या करते हैं, पिघलाने के बाद उनको सांचे के अंदर डाल के हम कई बार उनके आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब उनका जो है पुनर्चक्रण या फिर रिसाइकलिंग जो है पॉसिबल होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको बार बार पिघला कर उनको सांचे में भर के मनचाहा आकार का उनको बनाया जा सकता है, मतलब उसको पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे ऐसे प्लास्टिक जो थर्मोप्लास्टिक हैं उनका नाम याद रखिएगा, जैसे आपने सुना होगा PVC, हम आगे पढ़ेंगे भी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बाद हो गया टेफ्लॉन, नायलॉन, ठीक है, टेफ्लॉन, नायलॉन। फिर पॉलीथीन भी आपने सुना होगा, ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे, ये सब सिलेबस में है, ठीक है ना। CGPSC का जो पेपर 4 है उन सब के सिलेबस में है। तो PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीथीन, ये सब के सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर आते हैं। इन सबको पिघला के वापस से मनचाहा दूसरी तरह का सांचे में या किसी भी सांचे में भर के पुनः उसको आकृति या आकार प्रदान किया जा सकता है, उनको बार बार पिघलाया जा सकता है, ठीक है। परंतु जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और उन्हें पिघलाकर एक सांचे में डालकर वांछित आकार में ढाल दिया जाता है। मतलब पहली बार अगर उनको पिघला के अब जिस चाहे उस तरह के सांचे में उस तरह का आकार आप बना सकते हैं, बस एक बार, ठीक है। इसके बाद जब वो ठंडा होकर जब वो कठोर हो जाते हैं तो उनको दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है ना, केवल एक बार शुरुआत में जब वो बन रहा होता है जो भी हमारी आकृति होती है, बस एक बार पिघला के उसको ठंडा किया जा सकता है। उसके बाद जब वो ठंडा होने के बाद जो जम जाएगा उसके बाद हम उसको दोबारा पिघला नहीं सकते। ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और इनका पुनर्चक्रण संभव होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो सॉलिड जब हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो वापस उनको पिघला ही नहीं सकते, तो पुनर्चक्रण जो है पॉसिबल होता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है याद रखिएगा, बैकेलाइट, ठीक है। जैसे बैकेलाइट जो होता है इसका कुकर का जो हैंडल होता है ना, कुकर का हैंडल, वहाँ पे इस बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ये बैकेलाइट जो होता है ना, ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संयोग से बनता है, बहुलीकरण से। किसका, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण के द्वारा ये बैकेलाइट को बनाया जाता है। तो बैकेलाइट क्या है, एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर आता है। और एक याद नाम रखिएगा ग्लिप्टल, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, थर्मोसेटिंग। उम्मीद है आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का के बारे में समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन भी करें, और मेंस में अगर 2-3 नंबर का पूछ सकता है तो आप इनको तुलना करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि कौन कौन से हम बहुलक के बारे में, कृत्रिम बहुलक जो कि हमारे सिलेबस में है CGPSC मेंस के, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो पहला हमारा है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जो पहला हमारा कृत्रिम बहुलक है जिसका जो हमारे सिलेबस में है वो है पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन को ही हम पॉलीएथिलीन भी कहते हैं, पॉलीथीन या फिर पॉलीएथिलीन कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि पॉलीएथिलीन कैसे बनाया जाता है, इसका एकलक क्या है, किस एकलक के द्वारा के बहुलीकरण से हमारा पॉलीथीन मिलता है। हम सारी चीज़ों को देखेंगे, उनका गुण देखेंगे, उनका उपयोग भी देखेंगे, ठीक है। तो जो पॉलीएथिलीन है, देखिए जो भी हमारा
अगर किसी भी बहुलक का अगर रासायनिक नाम दिया है और उसमें पॉली लिखा हुआ है तो पॉली को हटा देने के बाद जो पार्ट बच जाता है वो उसका एकलक कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है पॉलीएथिलीन। तो पॉलीएथिलीन में से अगर इस वाले पॉली पार्ट को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एथिलीन। ठीक है ना। तो पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन का जो हमारा एकलक है या फिर मोनोमर है उसको हम कहते हैं एथिलीन। एथिलीन हिंदी में भी लिख देता हूँ इसको, एथिलीन। ठीक है ना, एथिलीन मतलब जो पॉलीथीन होता है इस एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। एथिलीन का फॉर्मूला अभी मैं पीछे बताया था, क्या बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कैसे, मैं एक हाइड्रोजन को मतलब ओपन करके लिख सकता हूँ स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ऐसे सेपरेट कर दिया हूँ सभी हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरह का एथिलीन ही है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखिए बहुलीकरण अब हमको करना पड़ेगा। बहुलीकरण कैसे किया जाएगा, तो ये तो हमारे पास एथिलीन का एक अणु है जो कि एकलक है, तो बहुत सारे एथिलीन के अणु जो है उनका बहुलीकरण होगा और इसके बाद पॉलीएथिलीन बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन है एक ठो, लेकिन हमको एक ठो एथिलीन से तो बहुलीकरण किया नहीं जा सकता, तो मान लेते हैं n, मतलब बहुत सारे, n का मतलब असंख्य संख्या मान लो। इन सभी संख्याएं जो है ये जो है इनका बहुलीकरण होगा। ठीक है, बहुलीकरण इसका जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। टेम्परेचर 100 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यहाँ पे दाब की बात करें तो 1000 से 3000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है यहाँ पे दाब होता है। तो एथिलीन का अब यहाँ पे बहुलीकरण होगा। ये देखिए एक तरह का क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी बहुलीकरण होगा तो असंतृप्त वाला पार्ट जो है वो संतृप्त हो जाता है। ठीक है, और ये पॉलीएथिलीन में बदल जाएगा। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा भाई, देखिए, तो जो डबल बॉन्ड है उसको हमको सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। देखिए ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखिए एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होगा, तो 2 तो हाइड्रोजन दे दिया और एक 3, तो 3 ही है इसके लिए, तो एक तो हमको इधर लिखना होगा। इसी तरह इस कार्बन के लिए 1 2 हाइड्रोजन 3, तो ये चौथा हो जाएगा, तो 4 4 सबके लिए हो गया। अब इसको हमको क्या करना हो, इसको हमको ऐसे ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे लिख देना है n। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एथिलीन है, और इधर जो ये वाला स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया वो क्या हो गया, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीथीन हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने बहुलीकरण के माध्यम से पॉलीथीन हमने बनाना सीख लिया। ठीक है, अब जो पॉलीथीन होता है इसका गुण क्या होता है, इसका गुण ये है कि पॉलीथीन अम्ल, क्षार या फिर कई कार्बनिक विलायकों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इनके ऊपर चाहे अम्ल गिरा दो, क्षार गिरा दो या कोई भी कार्बनिक विलायक को अगर उसके ऊपर रखा जाए, या जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो प्लास्टिक का थैली होता है, मतलब पॉलीथीन जो होती है, उसके अंदर अम्ल रख दो, क्षार रख दो या फिर कोई भी कार्बनिक विलायक, उसमें एल्कोहल रख के आप ले जाओ या फिर पेट्रोल, डीजल, ये सारा चीज़ उसमें डाल दो, क्लोरोफॉर्म ये सब डाल दो, फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये जो है पॉलीथीन उनके द्वारा प्रभावित ही नहीं होता। ठीक है, ये पहला गुण। दूसरा क्या, कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, इसीलिए कई बार से तार अगर टूट जाता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्लास्टिक से रैपिंग कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये विद्युत का कुचालक है। साथ ही साथ ये वाटर प्रूफ भी होता है, जल प्रतिरोधी होता है। तो ये हो गया पॉलीथीन का गुण। अब इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो, थैली बनाने में, शीशियाँ बनाने में, बॉटल, ट्यूब, पाइप, ग्लास, बाल्टी। ठीक है, फिर जो तार का जो आवरण होता है, तार के ऊपर जो ऐसे लेयर चढ़ाया जाता है, वो किसका, प्लास्टिक का भी हो सकता है। फिर पैकिंग करने का सामग्री, इन सारे चीज़ को बनाने में पॉलीथीन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो कृत्रिम बहुलक है पॉलीथीन, यहाँ से आपका तैयार हो गया। 4 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है या आपसे ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम अगला जो देखते हैं कि अगला बहुलक क्या है। दूसरा जो अगला हमारा बहुलक है वो है पीवीसी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार से पूछा जा चुका है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे इसका एकलक कैसे पहचानेंगे, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में से अगर इसमें पॉली को हटा दूँ तो क्या बचेगा, विनाइल क्लोराइड। इसी तरह जो पीवीसी है इसका एकलक क्या कहलाएगा भाई, मोनोमर क्या होगा, तो ये होगा विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे होता है वो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl।
ठीक है। ये बिल्कुल पिछले बार की तरह है, जैसे जो हमारा एथिलीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह अगर क्लोरीन रख दें तो हमारा क्या विनाइल क्लोराइड बन जाता है। तो ये बहुत आसान है, आपको यहीं से एक समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको विनाइल क्लोराइड बनाना है। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl2 ये हो गया हमारा विनाइल क्लोराइड। अब देखिए विनाइल क्लोराइड से हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी हम कर सकते हैं। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ समझाने के लिए ना, इसको ओपन फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl2 है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये कार्बन, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ऐसे लिख दिया, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर एक क्लोरीन है देखिए ये वाला, और एक हाइड्रोजन है तो इसमें हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दिया। ये विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया, N2 विनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, N2। अब इसका जब बहुलीकरण होगा तो अब क्या होगा, बहुलीकरण में देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड C से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पर H, ये क्लोरीन और यहाँ पर H, और लास्ट में हमको क्या करना है, ए ऐसे हमको ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे N लिख देना। ये जो बन गया क्या मिल गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये हमारा है विनाइल क्लोराइड। देखिए इसको और ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पे केवल एक ही विनाइल क्लोराइड को दिखाया हूँ, तो एक से ज़्यादा भी हम दिखा सकते हैं। कैसे, ये C हो गया, ये C, मान लो 2 विनाइल क्लोराइड मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये H, ये H, ये H, यहाँ पे हो जाएगा Cl, फिर यहाँ पे H H H और ये हो जाएगा Cl, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ठो विनाइल क्लोराइड को हम जोड़ दिए, ऐसे लिख देंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह का पॉलीविनाइल क्लोराइड ही है, ठीक है। अब इसका गुण क्या है, देखिए ये भी विद्युत का कुचालक होता है और जल प्रतिरोधी होता है, ठीक है ना, और ये नम्य भी होता है, थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट था इसीलिए हम इसको किसके अंदर, थर्मोप्लास्टिक के अंदर रख रहे थे, सॉरी थर्मोप्लास्टिक के अंदर रख रहे थे, क्योंकि ये बार बार इनको हम क्या कर सकते हैं, पिघला के मनचाहा आकार में रख सकते हैं। इससे पहले जो हमने पॉलीथीन देखा वो भी क्या आएगा, किस में आएगा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर ही आएगा, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, PVC का, देखिए PVC पाइप होता है, जो वाटर वाला पाइप बनाते हैं कनेक्शन, वहाँ पे यूज़ करते हैं। ग्रामोफोन बनाने में यूज़ किया जाता है। बैग, रेनकोट, क्योंकि ये कैसा जल प्रतिरोधी है तो रेनकोट बना सकते हो। और जितने भी जल रोधी है मतलब वाटर प्रूफ वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वो बनाने में, खिलौना, बाल्टी, डब्बा इत्यादि बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा था दूसरा PVC। चलिए अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा कौन सा है। हाँ, जो अगला है हमारा वह है टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन भी कहा जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE उसका शॉर्ट फॉर्म में, इसी को हम टेफ्लॉन कह देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम वापस से हम इसका एकलक या फिर मोनोमर निकाल सकते हैं। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन से पॉली को हटा देंगे, क्या मिलेगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये क्या हो गया, एकलक हो गया। अब बात आएगा कि फिर टेट्राफ्लोरोएथिलीन कैसे बनाएंगे। तो देखिए अभी हमने क्या देखा था कि एथिलीन क्या होता है, तो एथिलीन का फॉर्मूला था CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और टेट्रा का मतलब 4 होता है, टेट्रा फ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन होना चाहिए। तो अगर मैं ये 4 हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह फ्लोरीन रख दूँ, CF2 डबल बॉन्ड CF2, अगर ये ऐसा कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो गया। तो ये हमारा एक एकलक हो गया। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का फॉर्मूला क्या हुआ, CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। अब इसका रासायनिक समीकरण कैसे होगा, तो हमको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन या टेफ्लॉन बनाने के लिए हमको इसका बहुलीकरण करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, NCF2 डबल बॉन्ड CF2, बहुलीकरण हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो CF2 और ऐसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे N। तो ये हो गया टेफ्लॉन, ठीक है, और ये हो गया टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है ना। तो इसी तरह सभी तरह कॉमन ही है, बस थोड़ा सा समझना है आपको इसको, ठीक है। चलिए अब इसका गुण क्या है वो देखिए। रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। जो टेफ्लॉन होता है उसमें आप कोई भी केमिकल रख दें, चाहे वो कितना भी सांद्र अम्ल हो, सांद्र क्षार हो, ठीक है, या फिर उसमें अम्लराज हो, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो, कुछ भी हो, कितना भी सांद्र हो, उसमें अगर रख देंगे तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा, वो निष्क्रिय होता है रासायनिक रूप से। साथ ही साथ ये ऊष्मा का प्रतिरोधी भी होता है, बहुत ही ज़्यादा ये टेम्परेचर को सह सकता है, ठीक है। इसका गलनांक लगभग 300 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ क्या है कि हमने अभी देखा कि सांद्र अम्लों, सांद्र क्षारों के विलयन का उच्च ताप पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, इनका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सांद्र अम्ल अगर बात करूँगा तो H2SO4 देख लीजिए, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है,
HCl ले लीजिए या फिर HNO3 ले लीजिए, इन सब का इसके ऊपर कितना भी टेम्परेचर के साथ हो ये उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। या फिर कोई बेस या क्षार देखेंगे तो NaOH ले लीजिए, इसका भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए लिखा गया है कि यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, ठीक है ना। अम्लराज जो होता है उसका भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए दो चीज याद रखिएगा, एक होता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, तो अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। वहीं जो अम्लराज होता है इसको इंग्लिश में एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया क्या होता है, तो ये HCl और HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का 3:1 के अनुपात में ये रेशियो होता है, इसको हम कहते हैं अम्लराज और इसी को कहा जाता है एक्वारेजिया, ठीक है। तो एक्वारेजिया में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही साथ उष्मा का प्रतिरोधी हो गया, और क्या इसका जो पृष्ठ जो होता है, जो टेफ्लॉन होगा, टेफ्लॉन का जो सरफेस होगा बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है। अब तो ये सब हो गया, वो सब गुण हो गया। अब इसका उपयोग देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो टेफ्लॉन होता है उसका सरफेस बहुत ज़्यादा चिकना होता है। जब चिकना होगा तो उसके ऊपर चिपकेगा ही नहीं। अगर मान लो खाना बनाने का बर्तन है तो उसके ऊपर अगर मान लो सब्जी पका रहे हैं तो वो चिपकेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जो टेफ्लॉन होता है उसका उपयोग नॉन स्टिकी जो तवा पैन होता है, कढ़ाई होता है, उन सबको बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो नॉन स्टिकी जो तवा होता है जिसके ऊपर बहुत कम तेल की मात्रा में ही पक जाता है खाना, ठीक है, मतलब बन जाता है, क्योंकि तेल की मात्रा कम, क्योंकि उसमें जो है हमारा भोजन जो है वो चिपकता ही नहीं है, इसलिए चिकनाहट की वजह से, ठीक है। इसलिए इसको नॉन स्टिकी तवा, कढ़ाई और पैन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा कि इसमें सांद्र अम्ल और क्षारों का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इन सांद्र अम्ल और क्षारों को रखने के लिए उसका पात्र भी बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इंसुलेटिंग पदार्थ बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा टोटल टेफ्लॉन। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, इतना, ये तीन ही एक्चुअली जो हमारा CGPSC मेंस का जो सिलेबस है उसमें तीन ही पॉलीमर के बारे में दिया था, पूछा गया है आपसे। क्या क्या था, पहला हो गया हमारा पॉलीथीन, ठीक है, दूसरा PVC हो गया, और तीसरा जो है टेफ्लॉन के बारे में हमने जाना, ठीक है, टेफ्लॉन के बारे में जाना। इतना चीज़ हमने देख लिया पीछे। अब जो है आगे हमने फिर प्लास्टिक के बारे में भी हमने पहले देखा, ठीक है। अब देखिए हम साबुन के बारे में जानेंगे, ठीक है। सोप क्या होता है, साबुन आखिर बनाया कैसे जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले इसको समझते हैं, इसके बाद तो साबुन को इंग्लिश में हम सोप भी कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है, इसको एज इट इज़ आपको परिभाषा याद रखना है, ठीक है। जब वसाओं नहीं ना, वसा मतलब फैट्स, ठीक है। जब वसाओं तेलों को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आई थिंक आप जानते होंगे, ये हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। तो जब वसाओं या तेलों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो गर्म करते हैं तो ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों का सोडियम एवं पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। क्या क्या बनता है, जब मतलब वसा को या फिर इसी को फैट्स बोलते हैं, चर्बी समझ लीजिए, तेल समझ लीजिए, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से किसी एक को गर्म जब करते हैं इसमें डाल के, तो ग्लिसरीन बनता है। साथ ही साथ ग्लिसरीन के साथ साथ उच्च वसीय अम्लों का सोडियम और पोटेशियम का लवण या सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। या तो सोडियम, अगर ये डालेंगे तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा, अगर KOH डालेंगे तो पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो जो ये सॉल्ट या लवण बन के जो तैयार होता है, ग्लिसरीन भी बनता है और ये सोडियम और पोटेशियम का लवण भी बन के तैयार होता है, जिसको हम साबुन कहते हैं, ठीक है। सोडियम का अगर लवण बना तो सोडियम वाला साबुन हो गया, पोटेशियम का अगर डाले थे तो पोटेशियम का साबुन बन के तैयार होगा। और इस पूरे प्रक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं या फिर सपोनिफिकेशन कहते हैं, इंग्लिश में सपोनिफिकेशन या हिंदी में साबुनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी सीधा बात समझ सकते हैं कि जो साबुन क्या होता है, अगर पूछ दे तो क्या लिखेंगे कि साबुन उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों का, लिख देता हूं, साबुन जो है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। लवण का मतलब नमक समझ लीजिए या सॉल्ट होता है, समझ में आया ना।
क्योंकि यही तो बन के तैयार हो रहा है। उच्च वसीय, वसीय अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे आपने देखा होगा जो HCOOH ऐसा वाला देखा होगा, या फिर RCOOH, तो ऐसे जो होते हैं इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, वही एसिड जैसे जोड़ा, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या, एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या फिर पोटेशियम लवण जो होता है वही क्या होता है, साबुन होता है। उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए साबुन का अगर आपसे मैं फॉर्मूला पूछ दूँ तो कैसे, साबुन ऐसे लिखा जा सकता है RCOO। अगर सोडियम वाला है तो यहाँ पे Na हो जाएगा, RCOONA। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर गर्म किए थे तो हमको मिलेगा RCOOK, ये मिलेगा इस टाइप से। अब इस टाइप का ये फॉर्मूला इसका होगा। लेकिन R की जगह क्या क्या हो सकता है, ठीक है, R की जगह क्या क्या हो सकता है हमको वो पता होना चाहिए। तो देखिए R जो है ना, इस R क्या है, एल्काइल ग्रुप को दिखाता है। तो R की जगह क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो R है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो C15H31COO, और सोडियम के साथ गर्म किए थे तो यहाँ पे सोडियम लिख सकते हैं। R की जगह और क्या लिख सकते हो, C17H35COO। ठीक है, ये भी एक तरह का R है। ठीक है, तो इस R की जगह आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। और सोडियम के साथ अगर गर्म किए थे तो सोडियम मिलेगा, पोटेशियम के साथ गर्म किए थे तो पोटेशियम का लवण मिलेगा। और यही जो है हमको साबुन, अगर मान लो ये सोडियम यहाँ पे डालता हूँ तो Na हो गया, पोटेशियम अगर होता तो K मिलता। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, साबुन है। ये साबुन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। देखिए अच्छा, अब जो एक अच्छा साबुन जो होता है उस अच्छे साबुन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए हमको ये बताना है। देखिए तो साबुन है वो चिकना होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए, एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए। दूसरा क्या, कि साबुन में किसी भी तरह का क्षार नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक अच्छे साबुन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए पहला। दूसरा, इसमें कोई भी क्षार नहीं उपस्थित होना चाहिए। तीसरा, कि साबुन को चटकना नहीं चाहिए। ठीक है, चटकना मतलब टूट फूट या दरार नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो साबुन को चटकने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसमें नमी की मात्रा होना चाहिए। साबुन जो है उसमें नमी कितना होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए। ठीक है ना, 10% या उससे कम होना चाहिए। तो 10% से अगर कम है तो हमारा साबुन जो है चटकेगा नहीं। ठीक है ना, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए नमी, क्योंकि ज़्यादा अगर नमी होगा तो वो गल जाएगा साबुन तुरंत से। ठीक है, तो उसमें नमी की मात्रा 10% या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है कि यह जो साबुन है एल्कोहल में पूर्णतः विलेय होना चाहिए, घुल जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कीटाणुनाशक होना चाहिए। ठीक है, साबुन जो है उसमें कीटाणुनाशक की मात्रा भी मिला होना चाहिए। इतना चीज़ हमको समझ में आया। देखिए जो, क्योंकि ये जो साबुन है इसमें नमक लवण की मात्रा है, तो जो नमक होता है, जो साबुन में उपस्थित नमक जो है वो क्या करता है, वो साबुन को गलाने का कार्य करता है। क्योंकि भाई वो गलाएगा नहीं तो वो एकदम ठोस रह जाएगा, तो झाग ही नहीं देगा। तो नमक की मात्रा क्या करता है, उसको गलाने का काम करता है। और नमी क्या करता है, साबुन को चटकने से रोकता है। देखिए जब हम नहाते हैं तो नहाते समय आंखों में जलन होता है। ठीक है, नहाते समय आंखों में जलन होता है। तो जलन किसकी वजह से होता है, तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल की वजह से होता है। ठीक है, नहाते समय आंखों में जो जलन होता है किसकी वजह से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के वजह से होता है। ठीक है, साबुन में जो झाग बनता है ना वो रेजिन की वजह से बनता है, रेजिन। ठीक है, रेजिन जो है इसी की उपस्थिति के कारण झाग बनता है। इसको बरोजा भी कहा जाता है, रेजिन या फिर बरोजा, इसकी उपस्थिति के कारण ही झाग बनता है। और ये क्या करता है, मैल को साफ करने के लिए और क्षमता को बढ़ा देता है। रेजिन क्या, मैल को साफ करने की क्षमता जो है और अधिक बढ़ा देता है। जो देखिए क्योंकि हम यहाँ देखा था कि जब ये रिएक्शन हो रहा था तो ग्लिसरीन भी बन रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्लिसरीन जो है ग्लिसरॉल के फॉर्म में रहता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये ग्लिसरॉल क्या करता है कि जो झाग बनता है ना साबुन का उसको सूखने से रोकता है। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, जो झाग है उसको सूखने से, ये इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन करें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए मैं जो बच गया उसको मैं लिख रहा हूँ। जो ग्लिसरॉल होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल झाग को सूखने से रोकता है, झाग को सूखने से रोकता है। कौन, ग्लिसरॉल। साथ ही साथ क्या करता है, जो ग्लिसरॉल होता है ना साबुन को पारदर्शी बनाता है। ठीक है, एकदम पारदर्शी। जितना ज़्यादा ग्लिसरॉल की मात्रा उसमें होगी उतना ज़्यादा पारदर्शी होता है। जैसे आपने जो पियर्स साबुन देखा है ना, पियर्स, वो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। किसकी वजह से, क्योंकि उसमें ग्लिसरॉल की मात्रा बहुत अधिक होता है।
ठीक है, इसी की वजह से। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। और हमने फॉर्मूला तो देख ही लिया, क्या देखा, RCOO, अगर सोडियम पोटेशियम है तो पोटेशियम, सोडियम है तो RCOO। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, पोटेशियम और सोडियम में सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट कौन होता है, तो ज़्यादा सॉफ्ट होता है पोटेशियम। तो जो पोटेशियम होता है इसके द्वारा जो साबुन बनता है वो मुलायम साबुन बनता है। ठीक है, जिसमें पोटेशियम की मात्रा होगी वो मुलायम साबुन होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसी का, जिसमें पोटेशियम होता है, इसी का यूज़ करते हैं नहाने के लिए। ठीक है, नहाने वाले साबुन में क्या, पोटेशियम की मात्रा होती है। और जो सोडियम होता है इससे हार्ड या फिर कठोर साबुन बनता है, हार्ड सोप या कठोर साबुन बनता है। और जो कपड़ा वगैरह धोने का जो कार्य आता है ना, धोने का, कपड़ा धोने का कार्य, वो सोडियम वाले की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है ना, इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। देखिए साबुन जो है ना वो कठोर जल में झाग नहीं बनाता। जो साबुन है वो कठोर जल में झाग नहीं बनाता। ठीक है, एक चीज़ को याद रखना, मतलब कठोर जल में साबुन यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कठोर जल उसमें झाग ही नहीं बनेगा, और जब झाग ही नहीं बनेगा तो साफ कैसे होगा। ठीक है, इसीलिए कठोर जल में डिटर्जेंट या फिर सरफ बोल लेते हैं या निरमा बोल लीजिए, उसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको साबुन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और पूछ दे अगर कि साबुन में कौन सा क्रियात्मक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, साबुन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है साबुन में, या फिर क्रियात्मक समूह कौन सा होता है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें होता है ट्राई एस्टर। ट्राई एस्टर ये जो होता है इसके अंदर क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है ना, और अच्छे साबुन की क्या क्या विशेषताएं होती है वो तो हमने अभी देख ही लिया। तो ये सारा जो चीज़ था वो पूरा साबुन से संबंधित था, इतना आपको पता होना चाहिए था। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या है। अब हमारा आ गया डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मतलब इसको हम अपमार्जक भी कहते हैं, या शुद्ध अगर देखेंगे गाँव तो सरफ भी बोला जाता है इसको। ठीक है, या फिर पाउडर वगैरह कहा जाता है। ठीक है ना, डिटर्जेंट पाउडर या फिर वॉशिंग पाउडर, ये सब जो है क्या डिटर्जेंट होता है। देखिए हमने देखा कि जो साबुन है वो केवल मृदु जल में ही कार्य करता है। ठीक है ना, जो साबुन होता है, नहाने का साबुन बोल लीजिए, ठीक है, या जो साबुन है वो मृदु जल में, सॉफ्ट वाटर में ही वो कार्य कर रहा था। तो उसमें तो जब, क्योंकि हार्ड वाटर जब रहेगा तो उसमें कपड़ा कैसे धुलेगा, नहीं धुल पाएगा। तो फिर हार्ड वाटर के लिए क्या हो जाता है, डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो मृदु जल में भी कार्य करता है, और जो कठोर जल जो होता है, दोनों तरह के जलों में पर्याप्त झाग बनाता है। ठीक है, साबुन मृदु जल में झाग नहीं बनाता, जिसकी वजह से कपड़े साफ नहीं होते, परंतु जो मृदु जल होता है वो कठोर जल और जबकि जो डिटर्जेंट होता है मृदु और कठोर जल दोनों में झाग बनाता है, इसलिए वो भरपूर कार्य करता है, सफाई का अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, क्यों, इसका क्या नुकसान है, मतलब क्यों ऐसा होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हम अपमार्जक के बारे में जानते हैं। देखिए अपमार्जक क्या होता है, एक विशेष प्रकार का, इसका डेफिनेशन को एज इट इज याद करना है, नोट डाउन करना है। डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो साबुन भी एक तरह का कार्बनिक यौगिक था, जिनमें साबुन के समान ही सफाई करने के गुण पाए जाते हैं। जिस तरह से साबुन सफाई करता है वैसे ये भी सफाई करता है, परंतु ये साबुन नहीं होते हैं, ये साबुन से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः 10 अथवा उससे अधिक कार्बन वाले अल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उत्पन्न सोडियम लवण होते हैं। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की मात्रा 10 या फिर उससे अधिक हो। ठीक है, वैसे अल्कोहल का जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक सोडियम का लवण बनता है। मैंने पीछे भी बताया था कि जो अपमार्जक होगा या फिर कपड़े धोने का जो साबुन वगैरह होगा उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, धोने वाले में, लेकिन जो नहाने वाला साबुन था उसमें पोटेशियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का जो लवण होता है उस डिटर्जेंट के अंदर उपस्थित होता है, और जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर और मृदु दोनों जल में ये कार्य करते हैं। एक डिटर्जेंट का आप नाम याद रखिएगा, सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं चाहे तो, C18H29 NaO3S, ये फॉर्मूला है इसका। तो सोडियम लॉरिल सल्फेट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या होता है, तो ये एक तरह का सरफ है, डिटर्जेंट है। ठीक है ना, अपमार्जक है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये था पूरा डिटर्जेंट के बारे में, तो आपको इसको एक बार फिर से समझना है। ठीक है, ये सोडियम इसमें उपस्थित रहते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए अब बात आएगा कि आपसे अगर पूछ देगा
हमने क्या देखा कि ये डिटर्जेंट जो है सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर मतलब मृदु और कठोर जल दोनों में ये अच्छे से झाग बनाता है, ठीक है। इसीलिए कपड़ा धोने में अपमार्जक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हार्ड वाटर रहेगा तो इसमें जो डिटर्जेंट है आसानी से झाग बनाएगा, कपड़े को धो लेगा। परंतु जो अगर हार्ड वाटर में साबुन जो है उसका यूज़ किया जाएगा तो वो तो झाग देगा ही नहीं। जब झाग देगा ही नहीं तो कपड़ा कैसे काम। आपने खुद भी इसको अनुभव किया होगा कि जब साबुन से अगर हार्ड वाटर में करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, तो झाग ही नहीं बनता। परंतु अगर डिटर्जेंट डालेंगे उसमें तो बहुत जल्दी वो कार्य करता है, ठीक है, सफाई जल्दी होता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नोट समझते हैं डिटर्जेंट के बारे में। देखिए सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। डिटर्जेंट के अंदर हमने तो ये देख लिया, एक उदाहरण भी देखा, लेकिन सोडियम साथ ही साथ आपने अगर फील किया होगा तो डिटर्जेंट में ना सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट की मात्रा होती है। इसका क्या कार्य होता है वो देखिए। तो जो सोडियम सल्फेट होता है ना, इसमें सोडियम सल्फेट का चूर्ण मिला होता है, छोटा छोटा टुकड़ा मिला रहता है। इसका कार्य क्या होता है कि ये जो है जो डिटर्जेंट है उसकी क्षारीयता को बनाए रखता है, ठीक है, क्षारीयता को बनाए रख सकता है। लेकिन जब हम पता था पीछे कि जो साबुन हम देखे थे, साबुन में क्षार की मात्रा नहीं होना चाहिए, हमने पीछे देखा था, वहां पे हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल देखे थे। वह जो साबुन जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। परंतु यहाँ जो हम डिटर्जेंट में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सोडियम सल्फेट मिला होता है। क्यों? ताकि जो डिटर्जेंट है उसकी जो क्षारीयता है उसको वो बनाए रखे। दूसरा क्या कि इसमें सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। सोडियम सिलिकेट का क्या कार्य होता है कि जो डिटर्जेंट है उसको शुष्क बनाए रखता है, ठीक है ना, शुष्क बनाए रखता है सोडियम सिलिकेट। साथ ही साथ जब कपड़ा को रगड़ते हैं तो एक घर्षण उत्पन्न करने में भी, सरकने में भी ये मदद करता है, ठीक है, इसलिए इसको मिलाया जाता है, ठीक है। तो याद कर रखना है कि डिटर्जेंट के अंदर सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट भी मिला होता है। अगला क्या है कि अपमार्जक साबुन से अधिक सफाई करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अपमार्जक जो है साबुन से अधिक सफाई करे। अब देखिए इसको समझिए, हमने क्या देखा कि जो साबुन है वो केवल मृदु जल में ही झाग देता है, और अपमार्जक जो है वो मृदु और कठोर दोनों जल में झाग देता है, और साथ ही साथ ये सफाई भी अधिक करता है। देखिए जो साबुन है ना, क्योंकि देखिए जो कठोर जल होता है ना, कठोर जल, उस कठोर जल के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन उपस्थित होते हैं। क्या क्या? मैग्नीशियम और साथ ही साथ कैल्शियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के आयन उपस्थित रहते हैं। तो जो साबुन है, जब साबुन कठोर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये साबुन मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ मिलकर ना एक अविलेय अवक्षेप बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है? अविलेय अवक्षेप बनाता है, ठीक है। और ये अविलेय अवक्षेप जो है जब क्या होता है, पानी के नीचे तली में जाके बैठ जाता है और झाग बनने ही नहीं देता है। क्या बोल रहा हूँ कि जो कठोर जल के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयन उपस्थित रहते हैं वो साबुन के साथ मिलकर एक अविलेय मतलब अघुलनशील अवक्षेप बनाता है, जो कि झाग नहीं बनने देता है, और जो बाल्टी होता है उसके तली में जाके बैठ जाता है। अब जब तली में जाके बैठ जाएगा तो सफाई कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। परंतु जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात ऐसा कोई भी अविलेय अवक्षेप नहीं बनाता, जिसकी वजह से झाग जो है भरपूर मात्रा में झाग बन के तैयार होता है। इतना सारा चीज़ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो झाग होता है, चाहे वो साबुन से बना झाग हो या फिर डिटर्जेंट से बना झाग हो, ये झाग हमेशा सफ़ेद ही क्यों होता है? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सफ़ेद बनने का जो कारण होता है वो परावर्तन होता है, ठीक है। परावर्तन की घटना के कारण जो झाग होता है वो सफ़ेद होता है, ठीक है। और चमकीला भी कई बार से दिखाई देता है। तो झाग चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो झाग के चमकीला दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण, ठीक है ना, व्यतिकरण, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए था। तो ये था पूरा अभी क्या साबुन और अपमार्जक के बारे में हम देख लिए। और देखिए अगला एक चीज़ और बचा हुआ कि अपमार्जक से प्रदूषण साबुन की तुलना में अधिक होता है। देखिए साबुन जो अपमार्जक होता है वो सफाई करने में अच्छा होता है साबुन की तुलना में, और साथ ही साथ ये कठोर जल में भी झाग बनाता है और सफाई करता है। परंतु जो अपमार्जक या डिटर्जेंट होते हैं वो साबुन से अधिक प्रदूषण करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि जो अपमार्जक होते हैं अधिक प्रदूषण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो साबुन है, साबुन जब जल से क्रिया करता है तो जल को ज़्यादा प्रदूषित नहीं करता, क्योंकि जो साबुन है इससे जैव निम्नीकरण पदार्थ बनता है, ठीक है। मतलब साबुन एक तरह का जैव निम्नीकरण या फिर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल, या फिर इसी को कहते हैं जैव निम्नीकरण, ठीक है। साबुन कैसा है? एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है।
जिसकी वजह से वो आसानी से डिग्रेड हो सकता है या ख़त्म हो जाता है। परंतु जो अपमार्जक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना, जैव निम्नीकरण नहीं होता है। अपमार्जक जैव निम्नीकरण नहीं होता या फिर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए अपमार्जक अधिक प्रदूषण करता है, ठीक है ना। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो साबुन होता है वो कैसे कार्य करता है, उसका फंक्शन कैसे होता है। तो साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया या फिर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब जो साबुन है वो सफाई कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अभी चलिए साबुन की हम स्वच्छीकारक प्रक्रिया देखते हैं। अब देखिए, अब जैसे साबुन का हमने फॉर्मूला पीछे देखा था, क्या RCOONA लिख दिया, ठीक है, RCOONA। इसी में चाहे तो इस फॉर्मूले को और अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दिया C15H31COONA, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो देखिए यहाँ से ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला पार्ट है, और ये हमारा सोडियम है, ठीक है। ये R वाला है, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, ये R है, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट, और ये COONA, ठीक है। अब देखिए ये 15 ठो कार्बन है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से लिख दिया जाता है। देखिए ये जो 15 ठो कार्बन है ना, ये इसको जिग जैग ऐसे करके लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब कार्बन होता है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये जो है सोडियम बन जाता है, ये सोडियम को प्रदर्शित किया गया, ये सोडियम आयन है। और इधर से बाकी जो पूरा बच गया RCOO, इसको ऐसे लिखा जाता है RCOO माइनस, ठीक है, और ये हो गया सोडियम। तो ये जो माइनस वाला पूरा पार्ट है ना, ऋण आयन वाला, ये पूरा जो जिगजैग बना हुआ वो है, और जो ये सर्कल बना हुआ है क्या है, सोडियम का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कार्बन का चैन है और ये सोडियम है। देखिए तो ये वाला जो एंड है ना, ये सोडियम वाला एंड, ये होता है हाइड्रोफिलिक, यहाँ पे लिखा होगा हाइड्रोफिलिक एंड, मतलब एक ऐसा एंड या फिर ऐसा अंत जो क्या करता है, जल से लगाव रखता है। जल स्नेही कहा जाता है इसको, जल स्नेही, हाइड्रोफिलिक, फिल यानी पसंद करना, मतलब ये वाला जो पार्ट है जल स्नेही होता है या जल को पसंद करता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ना, कार्बन चैन वाला, ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, ये जल से दूर भागता है, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हो वसा स्नेही कह सकते हो, वसा स्नेही, या जहाँ पे तेल रहेगा, ग्लिसरीन रहेगा, उसके साइड जाके चिपक जाएगा। तो जो सोडियम वाला पार्ट है किसमें, जल साइड रह जाएगा, और जो कार्बन चैन वाला है वो वसा स्नेही होता है, मतलब जल से दूर भागेगा, हाइड्रोफोबिक, तेल ओल जो रहेगा उसके तरफ जाएगा, लेकिन जो जल है उससे दूर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो मतलब साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका ये फॉर्म होता है, इस फॉर्म में इसको हम अरेंज करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सोडियम आयन जो है ये वाला है, ठीक है, जो कि हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही, और ये जो जिगजैग वाला जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो हाइड्रोफोबिक, मतलब जल से, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, जल से डरता है, जल से डरता है, तो किसे वसा स्नेही कहलाएगा, मतलब जो फैट्स होते हैं, ग्लिसरॉल हो गया, उसके साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये कार्य कैसे करता है वो देखिए, मान लेते हैं कि ये जो पार्ट ऐसे बना हुआ है ना, ये ग्रीस लगा हुआ है, ठीक है, ग्रीस भी क्या एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ग्रीस है। अब कपड़े में लगा हुआ ग्रीस, और हम क्या किए, साबुन को अच्छे से घोल लिए, घोलने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है, कपड़ा को हम पानी के अंदर डुबा दिए, ठीक है। उस पानी में क्या है, उस पानी में आराम से सब साबुन जो है घोला हुआ है, ठीक है, और जो कपड़ा है उस कपड़े में ग्रीस लगा हुआ है। तो जब ऐसा ग्रीस लगेगा तो जो ये साबुन के जो अणु होते हैं, ठीक है, साबुन के अणु, तो जो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो कि हाइड्रोफोबिक है, जो जल से दूर भागता है, लेकिन जल से दूर भागने के साथ साथ जो ग्रीस है, तेल है, उसके साथ आके चिपक जाता है ऐसे, ठीक है। लेकिन जो सोडियम वाला पार्ट है वो क्या होता है, वसा स्नेही है, ठीक है, मतलब सॉरी जल स्नेही है। तो ये वाला पार्ट जो है ऊपर बाहर की ओर रहता है, और ये जो है नीचे वाला जो चेन बना हुआ है वो जल से छूटने के लिए क्या करते हैं, जल से बचने के लिए ये इससे आके चिपक जाते हैं और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को ही कहते हैं माइसेल, ठीक है, माइसेल। ये जो पूरा प्रक्रिया है माइसेल का फॉर्मेशन कहलाता है, माइसेल फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया, ये ग्रीस है पूरा, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जो कि वसा स्नेही है, ये सब ग्रीस से आके चिपक जाएगा, और जो सोडियम वाला पार्ट है जो कि जल स्नेही है वो बाहर आ गया, ठीक है। ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है इसको अच्छे से जकड़ लेते हैं सब के सब, और जब उस कपड़े को अच्छे से हाथ से रगड़ा जाता है तो ये जो पार्ट होते हैं इसको लिए हुए ही बाहर निकल आते हैं,
ठीक है। ये सब जो है एक कचरा को या ग्रीस का पार्ट है, जो डर्ट होता है उसको अपने साइड निकाल के बाहर कर देते हैं। और जैसे ही पानी उसके ऊपर पानी से उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है तो ये जो डस्ट है, ये जो डर्ट है या फिर बोल लीजिए ग्रीस है, वो उससे झड़ जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रक्रिया जो है काम करता है। इसी को बोलते हैं साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया। ठीक है। उम्मीद है आपको इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के हमने अंदर देखा कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंदर हम पीवीसी देखे, पॉलीथीन देखे, टेफ्लॉन, साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, ये सारा चीज़ देखे और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आपको नोट डाउन करते रहना है और इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि मेंस में एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी भविष्य में पूछा जा सकता है। ये जो CGSI का एग्जाम होने वाला उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर CG व्यापम का जो भी एग्जाम होगा उसके दृष्टि से ये जहाँ पर भी साइंस पूछा जाता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।